मेरे प्यारे बच्चों, अभी अपन ने यही देखा था डिसोल्यूशंस यानी विलयकीकरण, यानी इसमें विलय की जैसे जैसे अपन मात्रा मिलाते जाते हैं, यानी कोई किसी भी विलायक में अगर हमने सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हम जब विलय की मात्रा मिलाते चले जाते हैं तो हम यहाँ उसे स्टार्ट करते जाते हैं और तो उसकी सांद्रता जो सॉल्यूशन की सांद्रता है बेटा वह क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो वही विलयकीकरण कहलाता है। परंतु एक ऐसा ताप आता है, स्थिर ताप आता है कि अगर हम उसमें और जब हम विलय को मिलाते हैं तो वो विलयशील नहीं होता है। ठीक है, तो हो क्या जाता है उसका, तो हम उसको हो जाता है उसमें अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। तो अब ये क्रिस्टलीकरण होता क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे अगर मैंने क्या करा कि 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी में मालूम है कि मेरे को अगर इसमें 100 ग्राम सॉल्ट को घोलता हूँ तो 100 ग्राम सॉल्ट उसमें पूर्ण रूप से घुल जाएगा। ठीक है, घुल गया, परंतु होता क्या है कि अब यदि मैं उस 100 ग्राम सॉल्ट में पूर्ण रूप से घुल गया और स्थिर ताप के ऊपर अगर मैंने एक पार्टिकल्स भी, एक छोटा सा पार्टिकल्स भी किसका, नमक का, उसके अंदर वापस से डिजोल्व करा तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है। क्या होता है, वो डिजोल्व नहीं होकर कहाँ हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इसे हम इस प्रकार से समझें कि जैसे मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है A+B और ये C यहाँ पे आपका बन रहा है, C बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक आयनिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा, जब हमने एक इक्विलिब्रियम फाइंड हो जाता है यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, गतिक साम्य अवस्था या आयनिक साम्य अवस्था अपन उसको कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मेरे पास में A+B है, ठीक है, ये अगर मैंने किसी भी B सॉलिड हो जाएगा, A सॉलिड हो जाएगा और उस समय क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, C प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक ली शार्टेले का लॉ था, वो यहाँ पे आपका आता है कि यदि मैं A और B जो वैल्यू है A और B, ठीक है, A+B मिलाता हूँ तो हमें C फॉर्म्ड होता है। अब यदि मैंने उसमें C की सांद्रता बढ़ाती गया, C की सांद्रता क्या करता गया, C की मात्रा और ऊपर से इसमें ऊपर डाल दी, तो होता क्या है कि इसकी C की मात्रा बढ़ गई। तो होता क्या है कि जब मैं उस सॉल्यूशन में C की मात्रा और मिलाता हूँ तो A और B की मात्रा आपस में वैसे ही बढ़ती चली जाती। वापस में ये जितनी तेजी से इसे मैं डालूंगा उतनी तेजी से ये अपनी मात्रा को क्या कर लेंगे, बढ़ाते जाएंगे और एक जो साम्य अवस्था है इक्विलिब्रियम में स्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब जितनी तेजी से मैं इसको डालता जाऊंगा उतनी तेजी से A और B भी आपस में क्या करेंगे, अपनी मात्रा को बढ़ा लेंगे। यानी साम्य किधर जाता है, इसकी मात्रा बढ़ी तो साम्य इधर चला जाएगा। ली शार्टेले का सिद्धांत अगर 11th क्लास में आपने पढ़ा हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में आएगा आपके 4th यूनिट के अंदर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना। इसी प्रकार से यदि मैंने A की या B की मात्रा इसमें मिलाई, ठीक है, तो ऐसे ही C क्या करेगा, C भी क्या करेगा, जितनी तेजी से ये मिला रहे हैं उतनी तेजी से C भी इसमें आपस में आ जाएगा। यानी होगा क्या, यदि A और B की मात्रा मैंने मिलाई, ठीक है, तो C क्या करेगा, ये C बना तो C वापस से किसे बना लेगा, A और B में कन्वर्ट हो जाएगा उतनी तेजी से। A की मात्रा मिलाई, B की मात्रा मिलाई, तो जितनी तेजी से A और B की मात्रा मिला रहे हैं सांद्रता उतनी तेजी से C वापस से क्या बना लेगा, A और B और वापस में अपना एक इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था स्थापित कर लेगा। ठीक है, अगर हम जिस प्रकार से मैंने नमक को उसमें घोल दिया था और एक कण अगर मैंने वापस से उसमें मिलाया तो वो नीचे बैठ गया, ये मत सोचना कि अगर जो मैंने डाला है उसमें डिजोल्व नहीं हुआ, नमक का कण डिजोल्व हो गया बेटा, उसमें डिजोल्व हुआ। तो हुआ क्या कि जब हमने उसको डाला है तो जो पहले से डिजोल्व हो चुका था मॉलिक्यूल्स, अभी जो मैंने आपको समझाया B है तो C वापस से होगा, C वापस से वहाँ पे बनेगा और C ज़्यादा है तो वापस से कन्वर्ट होकर कहाँ में बन जाएगा, A और B में। तो उसी प्रकार से होगा क्या कि वो जो पुराना वाला है वो क्या करेगा, बाहर आउट हो जाएगा। किसके रूप में आउट हो जाएगा, वापस अपने क्रिस्टल फॉर्म में आकर कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और वो जो नया वाला जो हमने ऊपर डाला वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा और वो आपस में क्या करेंगे, एक साम्य अवस्था उसको इक्विलिब्रियम साम्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जैसे हम डालते हैं तो वो एक अलग उसके अंदर सेपरेटेड हो चला जाता है। जिस प्रकार से अगर मैंने कोई भी ये नहीं बोलेंगे अपन ने कि नमक का हुआ नहीं, अब इसी प्रकार से होता क्या है कि अपने शक्कर ली, पानी में डाला, 200 ग्राम शक्कर डाल दी, उसमें सॉल्यूशन बन गया, परंतु जैसे हमने उसको गर्म करने के लिए रखा तो उसमें होगा क्या बेटा, होगा क्या, धीरे धीरे गर्म करके वो जो जल है वाष्पीकरण हो जाएगा और वो उसमें उसकी मात्रा, शक्कर की मात्रा अधिक घुलती चली जाएगी और चाशनी बन जाएगी। अब जैसे आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, गुलाब जामुन आपने उसमें गर्म करने के अंदर उसमें उसे डाल दिए, ठीक है, डाल दिए, तो जैसे गुलाब जामुन बनेंगे तो जब वो ठंडे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइट जो शक्कर के कण थे वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं, वो
नए वाले तो घुल गए, जब तक घुल गए, जैसे जैसे ठंडा हुआ तो वो जो बाहर जो कण है क्रिस्टल के रूप में ऊपर देखोगे कि आप उसके अंदर ठंडे के अंदर सफ़ेद 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 ऊपर पूरी जम जाता है, तो वो क्या है, वही तो क्रिस्टलीकरण है, वही क्रिस्टलाइजेशन है। यानी हम जब डिजोल्व करते हैं किसी भी विलय को तो वह एक स्थिर ताप के ऊपर अपनी साम्य अवस्था में आ जाता है। जितनी तेजी से ए और बी को अगर मैं मिलाता हूँ तो उतनी तेजी से सी बनना लग जाता है, और अगर सी बनता है तो उतनी तेजी से वापस ए और बी बन जाता है। गतिक साम्य में ये हमें ऐसा लगता है कि ये बंद हो गई, ये हिल नहीं रही, परंतु ये क्रिया आपस में चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, यानी साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी विलय प्लस विलायक सॉल्यूशन के अंदर, जैसा हमने बोला विलय प्लस विलायक मिलकर मन क्या बनाते हैं हमारा पास में बेटा, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन। अब इसके ऊपर हम टेम्परेचर की बात करें, इसके ऊपर हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं हम, जो मैंने आपको बतलाया था उसके अंदर। टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करती है, डिसोल्यूशन पे। तो अगर हमने किसी ठोस को लिक्विड में घोला है तो उसके ऊपर अब ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यहाँ देखें तो जो ताप का प्रभाव पड़ेगा बेटा, इसमें भी क्या होता है कि साम्य अवस्था प्राप्त होती है, एक सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर, इसमें भी एक साम्य अवस्था प्राप्त होती है। जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो कोई चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो टाइप से होता है। एक होती है पहले हमारे पास में एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। यानी कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है और सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो कौन सी, एंडोथर्मिक, यानी उसके अंदर है क्या बात, उसके पास में जो एनर्जी है उसके पास में वो क्या है, बहुत कम है। तो हमें जब एंडोथर्मिक है तो हमें जब सॉल्यूशन बनाना है विलय, और जब विलय को विलायक में घोला जाता है और उसे विलयन बनाता है तो उसको किसके लिए चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। क्या चाहिए, उसे ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो अगर हमने कोई भी एक कंटेनर लिया है, पात्र लिया है, उस पात्र में बेटा अगर मैंने विलय और विलायक लिया और उसमें उसको विलय को मिलाया तो वो सॉल्यूशन तो बनाएंगे, क्रिया होगी, रिएक्शन होगी। तो अब उसको एनर्जी चाहिए, तो होगा क्या कि जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर जो एनर्जी होती है वह ये क्या कर लेते हैं, विलय और विलायक जितनी को एनर्जी चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए वह उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो जिस बीकर में हो रही है वो बीकर क्या हो जाएगा, कूल्डेड, यानी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे को क्या होगी, अगर हमारे को कहीं से ऊर्जा मिल रही है, अगर हम इस चीज़ में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लिए तो अच्छा ही है ना। तो इसकी रेट क्या होगी, गेन होगी, यानी यह जो रिएक्शन होगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी दर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो उसके लिए अच्छा है। परंतु यदि अगर कोई इस प्रकार की रिएक्शन है जो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उष्माक्षेपी। कैसी बेटा, उष्माक्षेपी अगर रिएक्शन है आपकी तो उसके अंदर पहले से एनर्जी क्या है, हाई है। पहले से एनर्जी क्या है बेटा उसके अंदर, हाई है, ठीक है। तो होता क्या है, ली शास्त्रीय सिद्धांत है, यहाँ पे भी वही होगा। ली शास्त्रीय सिद्धांत के आधार के ऊपर ही अगर आपने उसमें पढ़ा होगा अच्छी तरह से, 11वीं क्लास को जितना अच्छी तरह से आपने डिफाइन करा होगा ये इजीली आपको समझ में आ सकते हैं। अब एक्सोथर्मिक जो है उष्माशर्मी, पहले ही इसमें अधिक ऊर्जा है, पहले से क्या अधिक उष्मा है। अगर इसमें हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें हम जब विलायक और विलय को मिलाते हैं और वो जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके पास में पहले ही एनर्जी है। यानी अब वो ऊर्जा किसको दे रहे हैं, जिस बीकर में पात्र में हो रही है, तो वो पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर हम इसी प्रकार की उष्माक्षेपी जिसके पास में पहले से बहुत ऊर्जा है, यदि हमने उसको और ऊर्जा दे दी और उष्मा दे दी तो क्या होगा बेटा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम को जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो उस टेम्परेचर का इफेक्ट दो प्रकार से होता है। एक अगर जो हमारे पास में जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वह अगर उष्माशोषी है तो हमारे को उसकी रेट गेन हो जाएगी, परंतु यदि एंडोथर्मिक है तो उसकी रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब होता क्या, प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेशर। अब अगर यहाँ पे किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर अगर हम डिजोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, किसका पड़ेगा बेटा, प्रेशर। अब प्रेशर का क्या होगा, अब आपको मालूम है, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको कि यहाँ पे जो ठोस के सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा बिल्कुल पास पास में होते हैं, ये बिल्कुल पास पास में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़े से दूर होंगे, ये थोड़े थोड़े दूर होंगे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होंगे, थोड़े थोड़े दूरी पर स्थित होंगे। अगर इन दोनों के ऊपर मैं प्रेशर लगाऊं, अब जैसे मेरे पास में ये सॉलिड है,
ये सॉलिड है, अगर मैंने इसको दबाया बेटा, ये दबाया तो ये कंप्रेसिबल होगा, ये कंप्रेसिबल होगा, यानी ये दबेगा क्या बेटा? नहीं दब रहा है, दब रहा है क्या? ये बोर्ड को दबाया, ये लो यहाँ पे रखा मैंने इसे, ये दबाया, कंप्रेसिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। परंतु अब इसी प्रकार से जब कंप्रेसिबल नहीं है, ये सॉलिड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये उसके अंदर हम कंप्रेस भी कर जाएँ तो उस लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व होगा। अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, वाटर ही है, मॉलिक्यूल्स है, तो अभी होली गई, होली के अंदर बच्चे पिचकारी लेते हैं, पानी डाला आपने, पानी भर लिया, अब आपने क्या करा कि उसकी जो आगे आती है उसके ऊपर हाथ लगाया, हाथ लगा दिया और आप यूँ प्रेशर करोगे तो क्या वो बाहर निकलेगा? वो जो वाटर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दबेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड और लिक्विड, उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लगाओ, पानी के ऊपर प्रेशर लगेगा? नहीं लगता है। तो ये दोनों क्या है? नॉन कंप्रेसिबल है, यानी इनके ऊपर हम दाब लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी नॉट इफेक्टिव, यानी वह उसके सॉल्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं करता है प्रेशर। ठीक है बेटा, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गैस होगा तो वो अलग से इफेक्ट करेगा जो अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।